प्यारे साथियों, जो भी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, उन सब के लिए काफी उपयोगी चैनल है हमारा। इस पर उनको कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार सारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के टॉपिक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे, वीडियो को पूरा देखें, तब आपको टॉपिक की समझ आएगी। इससे पहले मेरे चैनल पे आप 3-4 टॉपिक देख चुके हैं, एक परमाणु का, एक नाभिक का, एक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिक गेट के ऊपर। मैं कोशिश ये करता हूं और आगे भी करूंगा कि आपको एक ही जगह पे पूरा सिलेबस मिले और आपको यह आइडिया मिले कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इस प्रयास के साथ मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और आपके इस जुड़ाव और इस प्रेम की वजह से मैं मेरा प्रयास करता हूं कि मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूं ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। इस उम्मीद में कि आप सब लाभान्वित हों इस टॉपिक से, मैं आज एक नया टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस टॉपिक में आपको स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस प्रमेय और गाउस के अनुप्रयोग, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक है। हम इसका बिल्कुल ऐसे लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस बच्चे ने काफी समय से अगर पढ़ाई छोड़ रखी है या अनटच है पढ़ाई से, उसको भी परेशानी नहीं होगी। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसको लेके चलूंगा, बशर्ते आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो अच्छी चीज लगे उसको नोट करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि किसी का अगर भला होता है तो इसमें हमारा क्या जाता है, एक बटन दबा के हमें शेयर करना होता बस। और किसी का अगर भला हो जाए तो इससे अच्छा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। और आपके इस प्रयास से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज्यादा कोशिश करता हूं। तो मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, एक नए टॉपिक के साथ आपको प्रस्तुत करता हूं। मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को, इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है। यहां स्थिर शब्द है रेस्ट के लिए। रेस्ट का मतलब है रुका हुआ। ये किसकी तरफ इशारा करता रुका हुआ? कौन होगा? आवेश होगा। रुका हुआ आवेश जो भी गुण धर्म प्रदर्शित करे, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस इस भौतिकी की जिस शाखा में करेंगे उसको स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। सिंपल सी भाषा है, आवेश के उन गुण धर्मों का अध्ययन जो यह स्थिर अवस्था में प्रदर्शित करता है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। यहां पहला शब्द चलता है आवेश क्या है। भाई, आवेश के बारे में पता लगेगा तभी तो हम इसके गुणों को देखेंगे। तो आवेश क्या चीज है? जब ये एक गुण धर्म है, गुण धर्म है, किसका गुण धर्म है? आवेश, पदार्थ का। ये एक पदार्थ का गुण धर्म है। जब पदार्थ को विद्युत या चुंबकीय, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी पदार्थ को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी जिसको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया होने लग जाए, इस तरह का अगर गुण धर्म प्रदर्शित करे कोई पदार्थ, तो समझ लीजिए उसके पास आवेश है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण धर्म जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में इनके प्रभाव को प्रदर्शित करे, इनके प्रभाव को अनुभव करे। अब क्या हुआ कि प्रारंभ में अगर देखा जाए, इसका भूतपूर्व इतिहास देखा जाए, तो सबसे पहले एक पदार्थ आया था एम्बर। एम्बर, और इसको ग्रीक भाषा में, ग्रीक में इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम, ये शब्द ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बनी थी।
इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बोलते हैं जिसको। ये एम्बर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ग्रीक भाषा में, और इलेक्ट्रॉन से शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी, और इसका हिंदी रूपांतरण जो होता है वो है विद्युत। क्या है? विद्युत कह लो या विद्युत कह लो। ये इसका थोड़ा सा इतिहास है। हम अब और अच्छे से देखते हैं कि आवेश के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब क्या था कि फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने आवेश के दो प्रकार बता दिए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसको धन आवेश और इसको हम ऋण आवेश बोलते हैं। ऋण आवेश ये किसने बताए दो प्रकार के? ये फ्रैंकलिन ने बताए थे। इन दोनों आवेशों को जो अलग करता है, ध्यान रखना, कोई तो ऐसी चीज होगी जो इन दो आवेशों को भिन्न भिन्न करेगा। इन दो आवेशों को भिन्न भिन्न जो गुण क्रम करता है उसको बोलते हैं ध्रुवणता। ध्रुवणता, इंग्लिश में पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है कि वह गुण जो इन दो आवेशों को अलग अलग कर दे, इनको डिफरेंशिएट क्रिएट कर दे। इसलिए एक आवेश वो है जिसकी ध्रुवणता धन होती है, एक वो आवेश है जिनकी ध्रुवणता ऋण होती है। अब देखिए क्या इसके और क्या क्या चीज के बारे में बताया। आवेश जो है, ध्यान रखना, काफी अच्छी चीज है। इसका एक तो मूल कारण क्या है? मूल कारण, भाई आवेश किसी वस्तु पे आता ही क्यों है? आवेश के किसी वस्तु पर आने का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमाणु की संरचना देखिए, परमाणु की संरचना मैंने पिछले टॉपिक में समझाया था। यहाँ नाभिक होता है, बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के पास दो चीज होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये तो आंतरिक भाग है, ये कभी भी आपस में शेयरिंग नहीं कर सकता, ये स्थिर रहता है, इसका बदलाव नहीं होगा। जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो पदार्थों के मध्य एक्सचेंज होते हैं, दो पदार्थों के मध्य इनका आपस में स्थानांतरण या रूपांतरण हो सकता है। एक पदार्थ दूसरे को दे दो या दूसरा पदार्थ पहले से ले ले। तो इसके कारण हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेश का मूल कारण है, आवेश की उत्पत्ति का। कैसे स्थानांतरण होता है? ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। अगर अब इस समय क्या है, ये उदासीन, ये भी उदासीन। उदासीन का मतलब हो गया इसमें प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, ऐसे समझ लो। अब हमने क्या किया कि जो ए वस्तु थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया इसने ई माइनस। अब क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो उसके पास पहले क्या थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान थे, इसके पास भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान थे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो समझ में आ रहा है दोनों केसों में परिवर्तन किसमें हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो यहां देखोगे तो धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो यहां प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि धन आवेश बढ़ गया। तो ए वस्तु के ऊपर प्लस का आवेश आएगा, और इसकी ध्रुवणता माइनस की हो जाएगी, ये ऋण आवेशित। एक बात और ध्यान रख लें, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धन आवेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो आपका कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ये क्लियर है? इस बात को समझना है हमें। और देखिए क्या हम चीज देख सकते हैं, एक चीज हम देख सकते हैं आवेश के बारे में, कि जो आवेश होते हैं इसकी और बातें क्या क्या है। ये अदिश राशि है, पहली चीज है अदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेश कैसी राशि है,
अदिश राशि है, स्केलर बोलते हैं इसको। यानी इस आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल इसके परिमाण से इसका काम चल जाता है। आवेश के लिए मात्रक की बात चलती है। फिर मापें किसमें, इसके अलग अलग मात्रक है। पहला है एसआई मात्रक। जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। एसआई मात्रक कौन है, कूलाम। एक होता है सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाला है। सीजीएस का सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर मापे तो ये स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम ये इसका मात्रक है। लेकिन क्वेश्चन अलग भी पूछते हैं, सबसे छोटा मात्रक क्या है? सबसे छोटा मात्रक, क्योंकि सीजीएस में छोटा नहीं होता, इससे भी छोटा मात्रक होता है, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये एक वैज्ञानिक था, इसके नाम पर फ्रैंकलिन सबसे छोटा आवेश रखा। एक आता सबसे बड़ा मात्रक, ये होता फैराडे। ये भी वैज्ञानिक का नाम है, उसी के आधार पे इसका नाम रख दिया फैराडे। और इनमें संबंध क्या होता है फैराडे में? एक फैराडे लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कूलाम के वैसे तो 492 होता है, 96,492, लेकिन हम लगभग मान ले लेते हैं 96,500 कूलाम। ये इसके मात्रक से संबंधित है। एक बात चलती है आवेश की कि यह मूलभूत राशि नहीं है। मूलभूत राशि नहीं है। एक बात चलती है इसका विमा सूत्र। विमा सूत्र जो होता है इसका m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और a की पावर 1। यहां पूछ लेते हैं कई बार बच्चे कि ये a क्या है। a यहां पर एम्पियर है जो धारा को प्रदर्शित करता है, और t तो समय है ही। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या ब्रैकेट लगा के a1 t1, 1 नहीं भी लगाए तो भी काम चल जाएगा। ये आवेश का विमा सूत्र हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो गया। और इसके बारे में अगर आप देखें तो आवेश के और भी गुणधर्म हैं। ये मूलभूत बातें हमने शुरुआत में पढ़ ली। आवेश के और गुणधर्म देखिए, कॉपी पेन लेके लिखते जरूर चलें और वीडियो पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे, भले ही आपको आता हो, एक बार जरूर देख ले, कोई नुकसान नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीज मिल सकती है आपको। अन्य गुणधर्म में देखिए, एक होता है कि आवेश जो है, आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम का मतलब हुआ कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि समान व विपरीत मात्रा में बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि ये Na है और Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो इस पे आवेश निकालने की कोशिश करो तो शून्य आवेश है। यहां तो यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो ये भी अंतिम भी कितना हो गया, शून्य, प्रारंभिक भी शून्य। एक रिएक्शन और एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं, E प्लस और E माइनस दो गामा कण बनाते हैं, इसको एनिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ आवेश देखोगे तो इसके ऊपर +1 आवेश है, इसके ऊपर -1 आवेश है, और ये फोटोन होता है, इसके ऊपर शून्य आवेश। इन दोनों को जोड़ के देखो तो 0 = 0। यानी कोई भी रिएक्शन दे दे, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति दे दे, तो प्रारंभिक और अंतिम आवेश हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आवेश संरक्षण नियम की पालना हुई है, आवेश संरक्षित रहता है किसी भी प्रक्रिया में। एक ये गुणधर्म हो जाएगा। एक और गुणधर्म बताता हूं कि हमने देखा कि ध्रुवणता थी, दो प्रकार के आवेश थे, एक तो धन आवेश था और एक ऋण आवेश था।
यानी इसको और इसको हमने नाम दे दिया धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश। अब दोनों के परिमाण भले भिन्न भिन्न हो, जैसे एक प्लस का 5 हो एक माइनस का 7 हो, मान चाहे समान है या विपरीत है, लेकिन ध्यान रखना ध्रुवणता जिसकी प्रकृति बोलते हैं। तो एक गुणधर्म है कि समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश को, ऋण आवेश को प्रतिकर्षण बल। विपरीत प्रकृति के हों तो विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते। जैसे एक प्लस का है एक माइनस का, या ये माइनस का है ये प्लस का है, यहां आकर्षण बल हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। ये गुणधर्म है। अब कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, इस बात को बताएगा कूलाम का नियम जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इसके कुछ नियमों की बात कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट चीज दे दे, क्वेश्चन की प्रकृति देखना। Q1 Q2 बड़ा है 0, तब Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति कैसी होगी, ये क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन दे दे आपको। ए ऑप्शन है आकर्षण, बी ऑप्शन दे दे प्रतिकर्षण, सी दे दे दोनों, और डी के दे कोई, इनमें कोई नहीं, इनमें नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन दे सकता है। आपको ये क्वेश्चन दे दे तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करें, कैसे इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ये हमें देखना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है मैं यहां सोल्व करके बताऊंगा। Q1 Q2 बड़ा है 0, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि दो आवेशों की गुणा है, उसका मान 0 से बड़ा है। हमारे पास 4 आवेश कैसे हो सकते हैं, इधर मैं ले लूं Q1, इधर ले लूं Q2, ये प्लस का हो ये प्लस का हो, ये माइनस का ये माइनस का, ये प्लस हो जाए ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, 4 संभावनाएं बनती हैं। अब गुणा करनी है इनकी, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये इनकी गुणा कर दी हमने। ये क्या कह रहा है, Q1 और Q2 की गुणा 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ा तो धनात्मक होता है, तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटे हैं, तो नीचे वाले तो हो ही नहीं सकते, ये वाले तो है ही नहीं, ये तो हुए नहीं इसके हिसाब से, क्योंकि Q1 Q2 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो धनात्मक होता है। तो ये दो अवस्था बनेंगी। इसमें देखो पहली अवस्था में क्या हो गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दूसरी अवस्था में ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, और समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बल कैसा हो गया इनमें, प्रतिकर्षण बल। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उल्टा भी दे सकता था, ये यहाँ लेस देन 0 दे देता, फिर आकर्षण प्रकृति नीचे वाली शर्त लागू हो जाती। तो ये इसका एक गुणधर्म है जिस पे क्वेश्चन बन जाता है, और हम इसको आराम से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए गुणधर्म इसका। नेक्स्ट गुणधर्म होता है कि योज्यता का गुणधर्म, जिसको क्या बोलते हैं हम, योज्यता का गुणधर्म। ये क्या कहता है, योज्यता शब्द लिखा मिल जाए, योज्यता का गुण। इसको सिंपल सी भाषा में ये ध्यान रखना कि जो आवेश होते हैं हमारे, वो कैसे हैं, आवेश अदिश है, अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो इनका योग जब करें, योग करें
तो इनके चिन्ह साथ में लेंगे, साथ में लेते हैं। साथ में लेने का मतलब क्या हो गया, अगर धन आवेश है तो धन लेना है, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का चिन्ह लेना है हमें। उदाहरण समझ लो, एग्जाम्पल आपको ये दे दे Q1 5 कूलाम दे रखा हो, Q2 की वैल्यू -3 कूलाम दे रखी हो, Q3 की वैल्यू +2 कूलाम दे रखी हो। ये कह दे Q कुल आवेश कितना है, कुल आवेश। तो Q बराबर क्या करोगे, Q1 + Q2 + Q3। अब इनके चिन्ह साथ में लेने आपको, -5 -3 +2, तो 5 और 3 8 माइनस के प्लस का 2, तो -6 कूलाम आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं योज्यता का गुणधर्म। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर हो जाएगी ये बात। ये योज्यता का गुणधर्म है। नेक्स्ट गुणधर्म देखिए, नेक्स्ट गुणधर्म इस तरीके से है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि योज्यता का गुण क्या है। अब हम एक गुण की ओर बात करेंगे जो है निश्चरता का गुणधर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, निश्चरता का गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये ए वस्तु है आपकी, ऑब्जेक्ट ए, इसके ऊपर है +1 चार्ज है इसके ऊपर, ये यहां रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी इसकी 0 है, वेग 0 है। अब इसके ऊपर आवेश कितना है, 1। अब ये चल पड़ा यहां से और ये यहां चला गया। अब ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब गतिशील है ये। तो इसके ऊपर जो आवेश है इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस गुण को बोलते हैं निश्चरता, यानी Q रेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं रुकी हुई वस्तु का, रुकी हुई वस्तु का आवेश बराबर है गतिशील का, गतिशील वस्तु का आवेश। यानी वस्तु वही होनी चाहिए, अवस्था बदल सकती है। Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। एक ये गुण धर्म है कि वस्तु के गतिशील होने से उस वस्तु के द्रव्य आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश दे रखा हो, ये कह दे वो पहले प्रारंभ में रुकी हुई है, फिर वो गति करने लगी, तो दोनों अवस्थाओं में, प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान समान रहेगा। एक गुण धर्म हो सकता है कि आवेश का हम आदान प्रदान कर दें। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु ए वस्तु थी, इसके पास दो तरह के आवेश हैं, A+ या A-, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। अगर ये धन आवेशित है, कैसी है, धन आवेश वाली वस्तु सेम है, ये धन आवेशित है, अपने मूल से इसका द्रव्यमान कम होगा, कम द्रव्यमान हो जाएगा, कम द्रव्यमान किससे, अपने मूल से। और ऋण आवेश वाली है, इसका अपने मूल से अधिक द्रव्यमान होगा। यानी इसका अर्थ ये समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि Na+Cl, अब ये बन गया Na+ और Cl-। Na+ का Na से कम है द्रव्यमान और Cl से Cl- का ज्यादा द्रव्यमान है। यानी धन आवेश आने पर किसी वस्तु पर उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। एक बात ध्यान रखना कि जो ये आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुणधर्म था, जो हमने देखा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होते हैं, ये किस रूप में होते हैं, कितना मान होता है, इसके बारे में हम कूलाम नियम में पढ़ेंगे। एक आवेशों का अच्छा गुणधर्म है आवेशों का क्वांटीकरण।
आवेशों का क्वांटीकरण का नियम, क्वांटीकरण नियम। ये क्या कहता है, देखिए ये मूल नियम से आया है। मूल नियम का मतलब क्या हो गया कि आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण समझ लीजिए। आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो अब ए वस्तु है, इससे बी वस्तु की ओर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी ये आवेशित होंगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूर्ण संख्या में जाएगा। पूर्ण संख्या में, कभी ऐसा होता नहीं आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या 1/3 हिस्सा चला गया, 1/4 पूर्ण संख्या में जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में गए तो वस्तु पर आवेश का मान, वस्तु पर आवेश का मान किसके बराबर हो जाएगा, आवेश का मान Q बराबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए वो संख्या, 2 गए, 5 गए, 10 गए, गुणा में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, यानी Q है, ये हो गया वस्तु पर उत्पन्न हुआ आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता ही प्लस माइनस चिन्ह आएगा। प्लस माइनस का मतलब है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धन आवेशित और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी। यहां ये वैल्यू आप याद रखना, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, फिक्स वैल्यू है, और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यहाँ n पूर्ण संख्या, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। हाँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड का, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जो आगे बात चलते हैं कि ये आवेश हैं, इनके उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। आवेश, आवेशों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जो इसको उत्पन्न करेंगे। 3 तरीके हैं, एक है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा, दूसरा है स्पर्श या संपर्क द्वारा, स्पर्श या संपर्क द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। तीनों को हम समझेंगे और तीनों की तुलना करेंगे। 3 विधि है। घर्षण में क्या होता है, ये वस्तु A है, ये और ये वस्तु B है, दोनों A और B दोनों अनावेशित हैं, अनावेशित, यानी ध्यान रखना है प्रारंभ में घर्षण विधि में, घर्षण विधि में प्रारंभ में दोनों वस्तुओं पर आवेश नहीं होता, ये परस्पर संपर्क करेंगे, एक दूसरे से घर्षण करेंगे, अनावेशित हैं प्रारंभ में। घर्षण से क्या होगा, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब है कि वो वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी जिसके इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से प्रबलता दुर्बलता से बंधे हुए। ए पे मान लीजिए धन आवेश आया और बी पे ऋण आवेश। ये ध्यान रखना, विपरीत आवेश बनेंगे, यहाँ विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होंगे, ये बात ध्यान रखना। प्रारंभ में अनावेशित, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे। घर्षण विधि में इतनी बात याद रखें। स्पर्श में क्या होगा, एक वस्तु पहले ही आवेशित होगी, ये आवेशित है, और एक वस्तु अनावेशित होगी, अनावेशित, और ये दोनों चालक या चालन विधि भी बोलते हैं इसी को चालन द्वारा भी बोलते हैं। अब क्या होगा, इनको स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने पर ये धनावेश था, इस पे भी धनावेश फैल जाएगा। तो यहां ध्यान रखना, समान प्रकृति के आवेश बनेंगे, जो उत्पन्न होंगे वो दोनों की प्रकृति समान रहेगी। ये स्पर्श या संपर्क विधि होती है। तीसरी है प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होगा, एक वस्तु है वो उच्च आवेशित होगी और एक वस्तु है अनावेशित। ये तो आवेशित है
ये अनावेशित है। यहां संपर्क नहीं होगा, संपर्क नहीं कराते, ध्यान रखना, सिर्फ पास में लाके रखते हैं। इसमें स्पर्श कराते हैं यानी संपर्क कराते, दोनों को मिलाते, इसमें मिलाते नहीं, समीप रखते, संपर्क नहीं कराते परंतु समीप लाते हैं। इससे क्या होगा, ये अगर पहले वाली धन आवेशित थी तो ये ऋण आवेशित हो जाएगी और इसको अर्थिंग करा देंगे। यहां भी क्या होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश बनेंगे, के आवेश उत्पन्न होंगे। ये तीनों की तुलना पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां दोनों अनावेशित, यहां एक आवेशित एक अनावेशित, यहां एक आवेशित एक अनावेशित। यहां स्पर्श करेंगे, यहां भी स्पर्श करेंगे, यहां स्पर्श नहीं करेंगे। यहां घर्षण से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, विपरीत आवेश बनेंगे, समान प्रकृति के बनेंगे, इसमें भी विपरीत बनेंगे। ये आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि है। क्लियर हो जाएगा, नोट्स जरूर बनाते रहें। बाकी कुछ चीजें आप यहां से लिख लें, कुछ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ नोट्स के पीडीएफ डाले हुए हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है, ये फायदा रहता है। और हर एक जो लैब असिस्टेंट के जितने भी वीडियो में डालूंगा उन सब के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिलेंगे। ये आपको एक सुविधा है। एक टॉपिक है आवेश का संसूचन, आवेशों का संसूचन। संसूचन का मतलब होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब हुआ ये पता लगाना कि उस अज्ञात वस्तु पर आवेश है या नहीं है, तो किस प्रकृति का। यानी इसका मतलब है आवेश है या नहीं है तो किस प्रकृति का, ये पता लगाना, ये पता लगाना। और इसके लिए क्या होता है, एक सरल सा यंत्र होता है जिसको बोलते हैं क्षणपत्र विद्युतदर्शी। क्षणपत्र विद्युतदर्शी, इंग्लिश वाले याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये यंत्र होता है। कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसको समझ लेते हैं। साधारण सा यंत्र है, कांच की बोतल होती है, ऐसे एक कांच की बोतल लेते हैं हम, इसके यहाँ एक धातु की प्लेट लगा देते हैं। ये धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट। इसको हम कॉर्क से बंद कर देते हैं पूरे के पूरे ढक्कन को। इसमें एक तार लगा देते हैं जो इससे जुड़ा होता है। ये है तार, चालक तार है, तांबे का भी बना सकते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसके साथ 2 धातु की पन्नी लगा देते हैं। ये है दोनों की दोनों स्वर्ण पन्नी बोलते हैं, स्वर्ण पन्नी, सोने की पन्नी होती है, एल्यूमिनियम की भी बना सकते हैं। काम कैसे करता है, पहले ये हम एक ज्ञात वस्तु लेंगे, ज्ञात आवेश की वस्तु, जैसे शीशे को, शीशे यानी कांच की रोड को, कांच की छड़ को, छड़ को सिल्क से रगड़े तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। इस आवेश का हमें पता, ये ज्ञात हो गया। छड़ लेंगे कांच की, इसको यहां टच कर देंगे, यहां जैसे ही टच करेंगे इसके ऊपर कैसा आवेश है, धन आवेश है, कांच की छड़ है। टच किया है हमने, स्पर्श कराया है संपर्क विधि द्वारा, ये धन आवेश इस चालक तार के द्वारा इस छड़ पर, जो ये सोने की पन्नी है, इस पे फैल जाएगा। दोनों पे समान प्रकृति का आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये छड़ें दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। जब ये फैल जाएं, इस कांच की छड़ को यहां से हटा देंगे हम। कांच की छड़ हटा दी, अज्ञात वस्तु, अज्ञात आवेश वस्तु, आवेशित वस्तु जो हमारी बी छड़ है,
जिसका हमें पता लगाना, जैसे इस मार्कर का पे आवेश है या नहीं, इसका पता लगाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ टच करेंगे। जब अज्ञात को टच करेंगे तो क्या कहानी बनेगी वो यहां समझ लीजिए। अब दोस्त मैं एक टेबल से समझाऊंगा। अज्ञात छड़ को सी, इसका नाम सी रख दिया, से संपर्क से जैसे इससे संपर्क करेंगे दो स्थिति बनेगी आपकी। दो स्थिति कैसी कैसी बनेगी? पहली स्थिति ये बनेगी कि जो ये सोने की पन्नी है, पहला है स्वर्ण पन्नी के मध्य दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ये हो सकता है। दूसरी ये स्थिति बन सकती है कि स्वर्ण पन्नी के मध्य दूरी में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो। दो केस बन सकते हैं। जैसे ही हमने देखो पहले क्या थे, कांच की छड़ थी जो धन आवेशित, उसको यहां संपर्क किया, दोनों में बढ़ गई दूरी, उसको हटा दिया, ये फिक्स होगी। अब हमने इस मार्कर को यहां लगाया तो दो कहानी बन सकती है, या तो इनके बीच में परिवर्तन हो दूरी में या नहीं हो। अगर दूरी में परिवर्तन नहीं है तो क्या हो जाएगा, अज्ञात वस्तु पर आवेश नहीं है। आवेश नहीं, पता लग गया ना, आवेश है या नहीं, ये इसका रिजल्ट मिल गया। अगर दूरी में परिवर्तन होगा तो दो कहानी बनेगी यहां। कौन सी? दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी या घटेगी, दूरी घटेगी। दो कहानी बनेगी, या तो ये और फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी। अगर दूरी बढ़ेगी, बढ़ना का मतलब हो गया ये एक दूसरे से दूर चली जाए, तो धन आवेश है, धन आवेश। उस वस्तु पे क्या हो गया, अज्ञात वस्तु पे कैसा आवेश होगा, धन आवेश। और अगर दूरी घटती है तो ऋण आवेश है। यही अंतर है, बिल्कुल सिंपल सा है स्वर्ण पत्रदर्शी। यानी पहले ज्ञात आवेश लेके आए, ज्ञात आवेश को जैसे ही संपर्क कराया इसके ऊपर आवेश फैल गया, फिर अज्ञात वस्तु को स्पर्श कराया, उसके कराने से अगर इनके बीच में दूरी नहीं बदलती, कोई आवेश नहीं, दूरी बदल गई तो दो परिवर्तन होंगे, या तो इनके बीच दूरी कम हो जाएगी या दूरी बढ़ जाएगी। अगर कम होती है तो विपरीत प्रकृति का, और बढ़ गई तो वैसा ही होगा। पहले धन आवेश था तो दूरी बढ़ी तो धन आवेश, और कम होगा तो ये हमारा आवेश संसूचन है। समझ में आ गया होगा ये भी। अगर फिर भी नहीं आए समझ में, एक बार और वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं, पॉज करके वीडियो को एक बार रोक के आप नोट्स लिख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके बाद हमारी बात चलती है कूलाम लॉ के ऊपर। काफी अच्छा है कूलाम लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो आपके सिलेबस में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। कूलाम का नियम, गाउस का नियम, गाउस के अनुप्रयोग, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या है? देखिए, दो आवेश हैं, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। एक आवेश को हमने Q1 कह दिया, एक को Q2। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो R है। हमें नहीं पता ये कैसी प्रकृति के। एक तो इसकी शर्त याद कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। शर्त क्या है? बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदुवत स्थिर आवेश होने चाहिए, स्थिर आवेश, आवेश होने चाहिए। पहली शर्त है स्थिर आवेश होने चाहिए। आवेश गतिशील अवस्था में नहीं हो, आवेश रुके होने चाहिए। और बिंदुवत आवेश का मतलब हो गया कि जब भी कोई वस्तु पर आवेश है, उसके आकार की तुलना में आवेश की मात्रा कम होनी चाहिए। ये बिंदुवत स्थिर आवेश होने चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये कहता है कि इनके मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी 10⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी ना, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं होनी चाहिए? नाभिक वाले चैप्टर में याद करो, ये किसका आकार था? नाभिक का। और नाभिक के अंदर
परमाणु के नाभिक में जो आवेश थे वो कूलाम नियम की पालना नहीं करते, वहां पर नाभिकीय परबल बल लगते हैं जो आवेश पर निर्भर नहीं करते। ये दो शर्त हैं। हाँ, ज्यादा दूरी अनंत तक हो सकती है। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो यहां शब्द याद रखना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती गुणा करनी है। और ये बात कई बार गलती कर देते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती होता है। और दोनों को मिलाओ तो F बराबर है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि इस समानुपाती को हटाओगे तो कोई नियतांक आ जाता है K, और यहां जो निर्वात का केस ले लो, निर्वात में K का मान होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ याद रख लेना। तो क्या बन जाएगा? F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R ऑफ स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। अब बात चलती है दिशा की, क्योंकि सदिश राशि है ये इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा। एक बात चलती है सदिश रूप। सदिश रूप, क्योंकि बल क्या है? सदिश है। F के ऊपर तीर का निशान, K Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग, और यहां R के ऊपर कैप लगानी है। ये जो कैप है, ये R कैप, ये एकांक सदिश को बताएगी, एकांक सदिश जो केवल दिशा को बताता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये तो हमने देख लिया, सिंपल सी बात थी कूलाम लॉ से संबंधित। कूलाम बल क्या था? F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसमें है ये? निर्वात में। निर्वात में। और किसी माध्यम में आ जाए तो FM लिख दिया, M का मतलब मीडियम, माध्यम। क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो गया माध्यम में। कोई भी माध्यम हो सकता है माध्यम में। हम क्या करें, इन दोनों को भाग दे लें। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। समीकरण 1 को 2 से भाग दो, समीकरण 1 को 2 से भाग, F बटे हुए FM बराबर है, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो कटे उसको काट दो, आप देख पाएंगे 4 पाई कट गया, ये वाला पार्ट भी कट गया। यहाँ ये नीचे से पलट के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन M, और ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0। मैं इकट्ठा करता हूं इन दोनों को, ये बन गया F बटे FM, या ये कह दो एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन 0, और इसको हम किसी नियतांक एप्सिलॉन R कह देंगे। ये इतना अच्छा संबंध है, बहुत काम आता है। इसमें ध्यान रखना है, यहां एप्सिलॉन R को बोलते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक या सापेक्षिक शब्द भी यूज कर देते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और इनको कंपेयर करो तो FM किसी माध्यम में बल F बटे हुए एप्सिलॉन M के बराबर होता है, एप्सिलॉन R के, या एप्सिलॉन M की वैल्यू देखोगे तो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R के गुणनफल के बराबर होती है। इन पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ये कूलाम का बल था, हम जिसको सामान्यतः इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और थोड़ी सी हटके बात बताता हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे हम। न्यूमेरिकल के बिना ये संभव नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य निर्वात में
बल 80 न्यूटन है, इनके मध्य दूरी अपरिवर्तित किए या दूरी परिवर्तित किए बिना 5 प्रावैधुतांक का माध्यम रखने पर इन पर बल क्या होगा, इनके मध्य बल का मान क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, आंसर में समझना, दे क्या रखा, निर्वात में बल दे रखा है, यानी F का मान दे रखा 80 न्यूटन, और क्या दे रखा, प्रावैधुतांक यानी एप्सिलॉन r का मान दे रखा 5, और पूछा क्या है, माध्यम में बल FM पूछा है। अब एक तो तरीका है लंबे वाला करो, एक छोटा सा है ना, FM क्या होता है, F निर्वात है, ये निर्वात है, ये निर्वात का हो गया बटे हुए एप्सिलॉन r, ये 80 है, ये 5 से भाग दे दो, 16 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल सा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन आपको मैं PDF में डाल के दे दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, और आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक मैं कह रहा था हट के बात बताने की, आवेश के बारे में ही, एक यहां से भी क्वेश्चन आप देख लेना, किस तरीके की बात पूछी जा सकती है। कि आपको आवेश दे रखा है, आवेश की 3 शर्त है। 3 शर्त क्या है, नंबर 1 v इज इक्वल टू 0, v का मतलब है यहाँ वेग अगर 0 है तो केवल विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा। अगर ये गतिशील है, यहां से मैं इसे लिख देता हूं, गतिशील होगा तो 2 स्थिति बनेगी। एक तो स्थिति बन गई नियत वेग से, किससे है, नियत वेग, और एक है त्वरित गति। अगर नियत वेग से चलता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र B दोनों बनाएगा, और अगर ये त्वरित है, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है आपका, आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तो केवल विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से चलेगा तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वो त्वरित है तो 3 चीजें करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक शब्द चलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं हम, और ये होती है बल बटे हुए आवेश Q0। यहां F तो है बल और Q0 है एकांक धन आवेश। ये बात ध्यान रखना, एकांक धन आवेश है। अब E का के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बन सकता मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम। एक इसका विमा सूत्र बन सकता है, विमा सूत्र याद करें इसका, न्यूटन और कूलम का तो A और T था, और न्यूटन का M1 L1 T-2 अपॉन AT, दोनों को रख दो और सोल्व करोगे तो M1 L1 T-3 A-1, ये विमा सूत्र है। ये सूत्र ये इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल सा काम है, किसी भी आवेश पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ जाएगी बात ये, ठीक है। अब बिंदु आवेश के लिए ये भी ध्यान रखो
बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र का सूत्र क्या बन जाएगा? E बराबर है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु आवेश, यानी ये बिंदु आवेश हमारा क्यू, ये इसका क्षेत्र है। यहाँ कोई भी हमारा क्यू जीरो रखा हुआ है, इसका इसके ऊपर बल है जो आर दूरी पे है। जिसके ऊपर बल लगता है उसको नहीं लेते, जो लगाता है बल उसको हम काउंट करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर हो जाएगी बात यहां से भी। उसके बाद हम बात करते हैं, शब्द चलता है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। उसके भी ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, छोटी छोटी बातें इस पे करेंगे। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है? ये एक संरचना है। पहले हम विद्युत द्विध्रुव को ही पढ़ लेते हैं। ये क्या है? संरचना। और संरचना कैसी है? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश दूरी पर रखे, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। कैसे? जैसे इधर है एक हमारा प्लस का क्यू है, इधर का माइनस क्यू है, और इनके बीच में दूरी होनी चाहिए। ये तो हो गया द्विध्रुव, ये है द्विध्रुव। अब सोच के देखो, कोई भी दूरी हो सकती है 2a। सोच के देखो, अगर यहां पर आपका 2e आवेश होता प्लस में और यहां होता माइनस का e और दूरी 2a दे दी, क्या ये द्विध्रुव है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, दोनों की प्रकृति है ना, जो प्रकृति विपरीत है, ये संतुष्टि इसने कर दी। लेकिन परिमाण देखिए, इसका तो 2e है और इसका e है। परिमाण तो बराबर नहीं हुए। जब परिमाण बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब ये द्विध्रुव नहीं है। ध्यान रख लेना। एक उदाहरण और देख लो, एग्जाम्पल है ये। एक उदाहरण और देख लो कि आपको ऐसे दे दे, ये भी प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का क्यू है, ये भी द्विध्रुव नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमाण दोनों के बराबर है लेकिन विपरीत आवेश नहीं है, ये भी द्विध्रुव नहीं होगा। ये तो थी संरचना। अब कोई द्विध्रुव दे दे तो उसका मापे किस चीज में? तो द्विध्रुव आघूर्ण एक शब्द चलता है जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या चीज होती है? डाइपोल मोमेंट, जैसे ये हमने एक आवेश लिया प्लस का क्यू, इसके बीच में दूरी होगी 2a और यहां आवेश है माइनस का क्यू। तो P का जो मान होगा, याद रखना, कोई भी एक आवेश ले लो, क्योंकि दोनों के मान क्या है? बराबर। कोई भी एक आवेश ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। मैंने ये ले लिया, इसका परिमाण लेना है, यानी मैग्नीट्यूड। चाहे प्लस का लो चाहे माइनस का, लेना प्लस में ही है। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2a। इनके गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। मात्रक क्या हो गया इसका? मात्रक देखो, आवेश का कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और दूरी का होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। एक चीज और ध्यान रखनी है, विमा सूत्र आ जाए तो देखो, कूलाम होता है A और T और मीटर का होता है L। तो हम ऐसे लिख देना, L1 T1 A1। M इसमें नहीं होता इसलिए M0 बोल सकते हैं हम। और क्या चीज है इससे संबंधित? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, आवेश की ओर। ये बात भी ध्यान रखनी है, ये भी इससे संबंधित है।
समझ में आ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश होती है, जबकि द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा किससे होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। ये द्विध्रुव हो गया। और द्विध्रुव से संबंधित क्या बात हो सकती है? देखिए 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर देता हूं। द्विध्रुव से संबंधित ये द्विध्रुव हमने लिया प्लस का, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और ये दूरी 2a है। एक बिंदु तो इस अक्ष में हो जाए, ये तो अक्षीय होता है, और जो इधर आ जाए ना इसके, वो निरक्षीय होता है। निरक्षीय, इसको तो बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। और अगर आप देखें ध्यान से, ये मूल बिंदु होता है, यहां से यहां दूरी a, और यहां से यहां दूरी a होती है, और ये मध्य बिंदु होता है o, और दूरी o से मापी जाती है। तो हमें क्या करना है? इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, E अक्षीय और E निरक्षीय। E निरक्षीय, ये हमें दो क्षेत्र निकालने हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पे इधर निकाल के दिखाना है, एक निरक्षीय पे निकालना है। तो अक्षीय पे होता है K इंटू 2P अपॉन जो यहां से यहां दूरी होगी आपकी, मान लीजिए ये दूरी R है, तो ये क्या बन जाएगी? R का क्यूब। कब होगी? जब R का मान A से बड़ा हो जाए। ध्यान रखना, ये R का मान A से बड़ा हो जाए तो ये घन होता है। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं मैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। अगर ये निरक्षीय पे निकालना हो, E निरक्षीय, तो क्या बन जाएगा? KP अपॉन R की 3, और ये भी कंडीशन है R बड़ा होना चाहिए A से, R की घात 3। इधर भी देखो, इधर भी देखो, तो और दोनों में एक अच्छी बात निकलती है कि E अक्षीय का जो मान होगा वो 2 गुना होता है E निरक्षीय का। ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, बात इंपॉर्टेंट है। ये था द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय पे। कुछ हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन इसके। देखिए, हम अगर 2 या 2 से ज्यादा आवेश हो जाएं, उसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलाम का बल कैसे निकालें? यानी उसको बोलते हैं आवेशों के समूह। आवेशों के समूह के कारण बल या बल अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे समझना है कि मान लीजिए ये हमारा एक Q0 आवेश रखा हुआ है, और बहुत सारे एक यहाँ Q1 आवेश है, इससे इसकी दूरी है R01। एक यहाँ आवेश है Q2, इसकी दूरी है R02। एक यहाँ आवेश रखा Q3, इसकी इससे दूरी है R03। एक यहाँ आवेश है Qn, इससे इसकी दूरी है R0n। हम सब जानते हैं कि ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, यानी सभी आवेश इस Q0 पर अलग अलग बल लगाएंगे। और बल का सूत्र क्या है? फोर्स का। फोर्स का सूत्र होता है सामान्यतः K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सामान्य सूत्र है। Q0 पे देखना, हमने Q0 पे F0 नाम दे दिया इस बल का। पहले ने लगाया, उसका नाम रख दिया F01, यानी Q0 पर Q1 ने लगाया। F02, F03 प्लस एंड प्लस ऑन F0n, यानी सभी बल का योग कर दिया। सदिश योग है, ये ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। नाम आ जाए कहीं अध्यारोपण सिद्धांत, यही होता है। यानी अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब है कि किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा बल लगाया गया हो, उसका परिणामी बल निकालना हो, बल सदिश राशि है, तो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग क्या कहलाएगा? हमारा परिणामी बल। और इस नियम का जो हम प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम का प्रयोग कर लो। F0 किसके बराबर हो जाएगा? K
Q0 पे Q1 ने लगाया तो इनके बीच की दूरी का वर्ग। दूसरे पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, K Q0 पे Q2 ने लगाया है तो इन दोनों के बीच में दूरी का वर्ग है। तीसरे पे लगाया तो K Q0 पे Q3 ने लगाया तो इनके बीच में दूरी का वर्ग है। ऐसे ऐसे करके हम Qn की बात कर लें। K Q0 पे Qn ने लगाया और R0n का वर्ग। कई किताबें इसको ऐसे लिख देती हैं, K Q0 कॉमन लेके Q1 बटे R01 का वर्ग, Q2 R02 का वर्ग, Q3 R03 का वर्ग और Qn R0n का वर्ग। और इसको अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो इकट्ठा लिखने का सिंपल सा तरीका हो गया हमारे पास, K Q0। यहाँ देखो 1 2 3 लगातार सीरीज चलती है और जब लगातार चलती है तो हम सिमेशन का प्रयोग करते हैं। सिमेशन I इज इक्वल टू 1 से n QI R0I का वर्ग। ये परिणामी बल है आपका। इसका न्यूमेरिकल से समझ में, यही विद्युत क्षेत्र के लिए होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पे क्या होती, K सिग्मा QI RI का वर्ग, 0I का वर्ग, I इज इक्वल टू 1 से n तक। ये सूत्र लगता है। Q0 नहीं आता उसमें क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटे Q0 होती है, इसलिए इसमें Q0 नहीं आता। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करके मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक टेस्ट पेपर कोशिश करूंगा मैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक पेपर बना के भी डाल दूं मैं। इससे आपको फायदा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक शब्द आता है कि मान लीजिए कोई भी एक ये आवेशित बूंद है, कोई Q आवेश है इसके ऊपर। अब जब इसको यहां रखोगे तो एक क्वेश्चन बनता है बार बार कि इस पे कितना क्षेत्र लगाएं कि ये बूंद इससे लटकी रह जाए, प्लस माइनस। मान लीजिए ये धन आवेशित है, ये बूंद देखो तो ये नीचे की तरफ गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी तो जो बल लगता है उसको गुरुत्व बल बोलते हैं, mg। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, ये ऊपर की ओर लग रही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको ऊपर की ओर बल लगाएगी। जो ऊपर की ओर इसके ऊपर बल लगेगा उसको बोलते हैं कूलाम बल, Fe या Fc कह लो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये कहेगा कि एक आवेशित बूंद है, वो ऊपर से छोड़ी गई है, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएं कि ये साम्यावस्था में रहे यानी नीचे ना गिरे। तो यहां बल देख लो ना, संतुलन अवस्था की जो शर्त होती है, संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था की शर्त का मतलब हो गया ऊपर की ओर लगने वाले बल Fe बराबर है नीचे की ओर लगने वाले बल। नीचे तो गुरुत्वीय बल है सिर्फ Fg और ऊपर की ओर कौन है, विद्युत बल। ये दोनों के मान बराबर हो जाए। गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल तो हो गया इसका वेट mg और Fe का मान हो गया Q इंटू ई, और यहां से E का मान निकालना आ जाए तो mg बटे E यानी Q। ये सूत्र का प्रयोग करना है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। यानी उसका भार निकाल लो, m का मान दे रखा होगा 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, 20 ग्राम की बूंद। g का मान 10 रख दो क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटेशनल लगाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाती है, त्वरण होता गुरुत्वीय, उसका मान 10 होता है। और q जो भी कण दे रखा हो उसका जितना भी आवेश दे रखा हो उस आवेश का मान रख देंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये ध्यान रखेंगे। जो हमारी बात आती है इनके जस्ट बाद कि अगर द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रख दे, मैं दो बात करूंगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, और यहां लिखूंगा असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में। किसको रखना है, द्विध्रुव को। द्विध्रुव कौन सा द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को हम दो तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहला है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग ये कहता है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ध्यान रखना परिणामी बल, परिणामी बल का मान 0 होता है। कितना मान होता है,
परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा इस केस में। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसमें रख दो तो यहां भी परिणामी बल F का मान है वो 0 नहीं होगा। दूसरी चीज आएगी, यहां बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, कार्यरत होगा। यहां भी बल आघूर्ण कार्यरत होगा, बल आघूर्ण कार्यरत होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये है, इसमें घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति होगी जिसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण गति नहीं होगी। इस अवस्था में दोनों प्रकार की गति होंगी, दोनों प्रकार की गति होंगी, गति होंगी। इसमें रेखीय त्वरण या स्थानांतरणीय त्वरण, स्थानांतरणीय त्वरण जिस वो 0 होगा, 0, जिसको ए से लिखते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसमें 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये होता कैसे है ये अब हम समझेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है हमारी, उनके मध्य, यानी ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो सकता है, ये बिंदु और इस बिंदु में अंतर है। ये एक समान है, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चीज को आप ध्यान करें, दोनों को कंपेयर करके पढ़ लें तो बड़ा सही रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो परिणामी बल 0 हो जाएगा, इसमें 0 नहीं होगा। एक शब्द और बता देता हूं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें जो बल आघूर्ण होता है, टॉर्क, वो वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये सूत्र आप याद कर ले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए, या ऐसा लिखा मिलेगा PE साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बल आघूर्ण निकालने का। और ऊर्जा आ जाए तो एक चीज और आ जाती है इसके में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का सूत्र आ जाए, स्थितिज ऊर्जा, वो होती है -P.E। ये भी यही याद कर लो, यानी -PE कोस ऑफ थीटा। देखिए ध्यान देना है, कोस थीटा आ जाए तो ऊर्जा होगी और साइन आ जाए तो बल आघूर्ण होगा। ये माइनस में होती है इसकी ऊर्जा और ये आपका प्लस में होता है P कोस थीटा। इसको इतना सा भी कर ले, ये आपके पेपर में आता है, ये पेपर में नहीं होता। एक पेपर में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये अगर केस ले लो आप, इस केस में ऐसे लिखा मिलेगा F बराबर है 0 और टॉर्क बराबर नहीं है 0, ये लिखा मिलेगा आपको। इसके केस में ऐसे लिखा मिलेगा कि F भी 0 नहीं है और टॉर्क भी 0 नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। इतनी सी बात भी अगर आप समझ जाते हैं तो द्विध्रुव से संबंधित इतनी ही बातें आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। एक शब्द चलता है हमारे पास, विद्युत बल रेखा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या चीजें हैं, किसी आवेश को किसी क्षेत्र में रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को रख दें तो क्या होगा, वो गतिशील हो जाएगा। जिस रास्ते पे गति करे, मान लीजिए यहां हमने Q0 को रख दिया, किसी आवेश को, धन आवेश को, तो ये अगर ऐसे पथ पे जाता है, गति करता है, ये पथ जो है ना, जिस रास्ते से गया, कब मुक्त अवस्था में था ये, तो इस पथ का नाम होता है ना, वो बल रेखाएं होती हैं। इनके गुण क्या क्या है, नंबर 1, ये सतत होती हैं। पहले ध्यान रखना, सतत होती हैं, सतत होती हैं, यानी टूटती नहीं है, बीच से लगातार होंगी। दूसरी काल्पनिक होती हैं,
तीसरी बात इस पे ये ध्यान रखना कि ये धन आवेश से शुरू होती हैं, धन आवेश से शुरू तथा ऋण आवेश पे खत्म, ऋण आवेश पर समाप्त, आवेश पर समाप्त। ये भी ध्यान रखने की बात है। धन आवेश से शुरू, ऋण आवेश पे समाप्त, यानी सोर्स कौन है इनका, उत्पन्न करने वाला स्रोत कौन है, धन आवेश, और जहां खत्म हो जाएंगी इनका सिंक कौन है, ऋण आवेश। और नंबर 4 बात ध्यान रखना कि बल रेखाओं का, बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है, दर्शाती है। यानी मान लीजिए इस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचो, ये ई की दिशा, इस बिंदु पे खींचो तो ये ई की दिशा, ये ए बिंदु की है, ये बी बिंदु की है, ऐसे ध्यान रखना है। पांचवी बात है, दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। नंबर 6 बात है कि चालक से, चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। नंबर 7, एकांक क्षेत्रफल में कम हो, कम संख्या का अर्थ तीव्रता कम, तीव्रता कम, और ज्यादा संख्या, ज्यादा संख्या और बल तीव्रता। ये इतनी सी बात बल रेखाओं के ऊपर आप समझ सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं और विद्युत बल रेखाएं के क्या क्या गुण होते हैं। यहां तक इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लैब असिस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक टेस्ट पेपर बना के डाल दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बता दूंगा। क्लियर है? और एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि हम 2-3 टेस्ट पेपर सोल्व करें, लेकिन वो बाद में, एक बार कोर्स होने दो, अपना पेशेंस रखें। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। देखिए, ऐसे एक मैंने आइडिया दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनको कैसे देखें। पहला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में, कहाँ कह रहा है, निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 72 न्यूटन है, 72 न्यूटन दे रखा है। यानी दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। जब यहाँ माध्यम निर्वात है तो बल लगा 72 न्यूटन, जिसको हमने नाम दे दिया F0। ये दे रखा, F0 का मान कितना हो गया, 72 न्यूटन। 2 mm की मोटाई और 6 प्रावैधुतांक की एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी। यानी यहाँ एक कांच की पट्टी रख दी जिसकी मोटाई है 2 mm। हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर दो आवेशों के मध्य कोई पट्टिका रखी जाएगी या उस माध्यम को पूरा भर भी दें तो उसके की मोटाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके प्रावैधुतांक का फर्क पड़ेगा। तो यानी आप ये समझ जाइए कि ये जो मोटाई दी हुई है इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो हमें सूत्र कौन सा ध्यान होना चाहिए, माध्यम में बल का सूत्र होता है F0 बटे हुए एप्सिलॉन r। डायरेक्ट सूत्र है कि किसी माध्यम में बल और उसका निर्वात के में बल के साथ क्या संबंध है। तो Fm = F0 अपॉन एप्सिलॉन r। F0 का मान दे रखा है 72, क्योंकि निर्वात में कितना मान दे रखा है 72, और प्रावैधुतांक कितना, 6 से काटेंगे तो 12 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 72 है, 144 है, 0 है, 12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से।
आगे कहता है किसी वस्तु को 8 गुना 10 की -19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए हमें पता है Q बराबर Ne होता है, क्योंकि ये क्वांटीकृत नियम है, इस नियम की पालना नहीं करेंगी तो इसका मतलब हुआ कि इस वस्तु पे ये आवेश की संभावना नहीं रहेगी। हमें आवेश कितना प्रदान करना है, 8 गुना 10 की 19, यानी Q का मान दे दिया 8 गुना 10 की -19। N निकालना है, E का मान सब जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखें, N का मान क्या हो जाएगा, 8 गुना 10 की -19 को 1.6 गुना 10 की -19 से भाग दे दो, ये कट जाएगा, इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, 16 5 80। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगाया हमने, Q = Ne, N का मान यहां से निकाल लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन कहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, P क्या होता है, Q इंटू दूरी, हमें निकालनी है दूरी। आवेश क्या होगा, देखो HCl जब टूटता है तो H+ का और Cl- का तोड़ता है, यानी एक ही आवेश है दोनों के ऊपर, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ स्थानांतरण हुआ है, तो आवेश की जगह तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। P दे रखा है कितना, ये रहा P, यहां से निकाल लो 3.4 गुना 10 की -30 बराबर है, E का मान होता है 16 1.6 गुना 10 की -19, और दूरी निकालनी है आपको। दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग दे दो, यहाँ आ जाएगा 1.6 गुना 10 की -19। अब काट के देख लो, ऊपर 30 है नीचे 19 है, सीधी सी बात, तो ये शून्य होगा नहीं। 2 mm का मतलब होता है 2 गुना 10 की -3, यहाँ तो ज्यादा आ रहा है, माइनस का 11 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 2 सेंटीमीटर भी नहीं, तो ये है 10 की -11, तो इसका आंसर डी, देखते ही पता लग जाता है, इसको भाग देंगे तो आंसर 2.12 गुना 10 की -11 आ जाएगा। सूत्र कौन सा लगाया, द्विध्रुव का सूत्र लगाया, P बराबर है Q इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और कहां रखा हुआ है, समरूप, इस शब्द पे ध्यान देना है। जब मैंने टॉपिक में समझाया तो 2 शब्द आए थे, एक समान और एक असमान। एक समान विद्युत क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इसका मतलब यहां विद्युत क्षेत्र लगाया वो एक समान लगाया है, और हमने कहा था कि एक समान जब भी क्षेत्र होगा, एक समान क्षेत्र में परिणामी बल तो शून्य होगा, उन पे कोई बल नहीं लगेगा परिणामी रूप से। वैसे तो लगता है धन आवेश होगा उस पे बल लगेगा, ऋण आवेश होगा, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं विपरीत होने के कारण परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा। तो इनमें देखो, इसमें F बराबर नहीं है 0, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसमें भी F बराबर नहीं 0, ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। हमने कहा था कि बल शून्य भले ही हो लेकिन टॉर्क का मान शून्य नहीं होगा, वो घूर्णन गति करेगा, तो इसमें तो टॉर्क 0 है, तो ये भी नहीं है, तो पता लग गया ना आंसर कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही खोलेंगे 2 लिंक मिलेंगे आपको, एक लिंक मिलेगा जिसमें PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे आपको, वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, लिखे लिखाए नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा लिंक आपको एक इसका पेपर भी मिल जाएगा आपको, कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मैं एक पेपर बना दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पूरे मन से कोशिश करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, आप पूरी मेहनत करें, वीडियो सारे देखें, तब जाके मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा। अगर आपको ये हमारे चैनल अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और बच्चों को फायदा हो जाए। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।